नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में हमने राजपूत काल की सीरीज शुरू की है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति और उनके स्थान से संबंधित मत जाने थे, और आज हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हमने कल के वीडियो में बात की है कि चौहान है, उनका मूल स्थान सांबर या उसके निकट सपादलक क्षेत्र माना गया है, और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आई छत्रपुर नागौर मानी गई है। जहां तक चौहान वंश की स्थापना की बात है तो उसमें सबसे पहले स्थापक का नाम आता है वासुदेव। देखिए, चौहान वंश का प्रथम शासक वासुदेव था, या यूं कहिए वासुदेव सपादलक का प्रथम चौहान शासक था। प्रबंध कोश के अनुसार वह 551 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। इस प्रकार सांबर या शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज विजय से भी ये ज्ञात होता है कि शाकंभरी प्रदेश पर वासुदेव शासन करता था। विदाधर की कृपा से शाकंभरी उसने प्राप्त किया और वो शाकंभरीश्वर कहलाया। वासुदेव चौहान को एक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा ही करवाया गया था। इस प्रकार पहले चौहान वंश के शासक के बारे में जिक्र आता है तो वो आता है वासुदेव चौहान का। वासुदेव के पश्चात एक अगले शासक के रूप में सामंत राज का नाम आता है। बताया जाता है वासुदेव के पश्चात सामंत राज गद्दी पर बैठा था, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वासुदेव का सामंत राज के साथ क्या संबंध था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार यह ब्राह्मण ऋषि वत्स के गोत्र में उत्पन्न हुआ था और अनंत देश का शासक था, जिसकी राजधानी अहि छत्रपुर थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार वह अनेक सामंतों का स्वामी था, अतः उसे शाकंभरी की सहमान सत्ता का प्रभाव विस्तार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जा सकता है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सामंत राज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी नरदेव हुआ, और बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वह जोधपुर के एक गांव पूर्णतल्ले अर्थात पुंतला में शासन करता था, और इसकी जानकारी को हमीर काव्य और सुरजन चरित्र के लेखकों ने भी माना है। इस प्रकार नरदेव शासक हुआ जो सामंत राज का उत्तराधिकारी था। उसके बाद कहते हैं कि सामंत राज के पुत्रों में ही जयराज उसका उत्तराधिकारी बना, और जयराज के पश्चात विग्रहराज प्रथम, तत्पश्चात चंद्रराज प्रथम, और उसके बाद गोपेंद्र राज नामक शासक बने, जो कि सामंत राज के ही पौत्र बताए जाते हैं। इस प्रकार गोपेंद्र राज के समय तक शाकंभरी के चौहान बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हुए थे, ऐसा माना जाता है। गोपेंद्र राज के पश्चात उसका पुत्र दुर्लभ राज प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुआ, और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार वो प्रतिहार नरेश वत्सराज का एक सामंत था, और वत्सराज का सहयोगी रहते हुए उसने दोआब, मध्य देश और पालों के देश तक विजय प्राप्त की थी, और वत्सराज के साथ बंगाल की चढ़ाई पर भी दुर्लभ राज गया था, जिसमें बंगाल के राजा धर्मपाल की पराजय हो गई थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार दुर्लभ राज ने अपनी तलवार को गंगा और समुद्र के संगम स्थल गंगा सागर में स्नान करवाया था, तथा गोड़ देश का भोग किया था, अर्थात गोड़ देश की विजय प्राप्त की थी। ध्यान रहे, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार गोड़ देश बंगाल के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। राधनपुर अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि वत्सराज ने खेल खेल में ही गोड़ राज्य की लक्ष्मी अपने अधीन कर ली थी, तथा शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति धवल गोड़ राज के 2 छतों को उसके यश के साथ उसने छीन लिया था। इससे स्पष्ट होता है कि वत्सराज ने गोड़ राज्य पर चढ़ाई की थी, विजय प्राप्त की थी, और इस विजय अभियान में दुर्लभ राज प्रथम ने वत्सराज की सहायता की थी। इस प्रकार गोपेंद्र राज के पश्चात दुर्लभ राज चौहान वंश में उसका उत्तराधिकारी हुआ था। दुर्लभ राज के पश्चात उसका पुत्र
गुहक प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुआ। और ये नागभट्ट द्वितीय जो कि प्रतिहार शासक था उसका सामंत था। जब गुहक शासक बना तब नागभट्ट के सामंत होने से उसे प्रतिष्ठा अपने आप ही मिल गई थी। उसके द्वारा हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण भी करवाना बताया जाता है, जो कि चौहानों के इष्ट देवता थे। और ये इस बात का प्रमाण है कि चौहानों या चहमानों की राजनीतिक स्थिति अब संतोषजनक हो चुकी थी। हर्ष प्रस्त्र अभिलेख से पता चलता है कि गुहक ने नागावलोक के दरबार में वीर रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। और यह नागालोक दरबार है वो वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय का माना गया है। गुहक नागभट्ट द्वितीय का ही सामंत था और विद्वानों का विचार है कि संभवतः धर्मपाल के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय को सैनिक सहायता प्रदान करके गुहक ने उसके दरबार में वीर की तरह प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। गुहक ने कुल देवता श्रीहर्ष के मंदिर का निर्माण भी करवाया, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है। गुहक प्रथम के पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रराज हुआ था, लेकिन चंद्रराज के संबंध में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। चंद्रराज के पश्चात गुहक द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। गुहक द्वितीय अपने दादा गुहक प्रथम की भांति वीर शासक साबित हुआ। उसने कान्य कुब्ज अर्थात कन्नौज के नरेश भोज प्रथम यानी भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह किया और प्रतिहार चौहान संबंधों को मजबूत बनाया था। इंद्रराज के प्रतापगढ़ अभिलेख में लिखा है कि चहमान वंश की सहायता से भोज प्रथम ने उच्च पद को प्राप्त किया था। गुहक द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र चंदन राज शासक बना, जिसने प्रतिहारों की मित्रता का भरपूर लाभ उठाया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और आसपास के राज्यों से संघर्ष करना शुरू कर दिया। हर्ष प्रस्त्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंदन राज ने तोमर नरेश रुद्र या रुद्रेन का वध कर दिया। पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि चंदन राज की रानी थी रुद्राणी, जिसे आत्म प्रभावी कहा गया है। वो महान शिव भक्त थी और एक योगिनी के रूप में वो प्रसिद्ध थी। उसने पुष्कर तालाब के चारों ओर अंधकार को दूर करने के लिए 1000 दीपों की स्थापना की या प्रकाश स्तंभों की स्थापना की थी। इस प्रकार की जानकारी चंदन राज के बारे में प्राप्त होती है। आज की इस कड़ी में इतना ही। शेष अगले भाग में चंदन राज से आगे का राजपूत काल देखेंगे। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।